Welcome friends, another lecture of computer graphics and animation. Today we are going to discuss the applications, or we can say the various applications of computer graphics. So I have mentioned here some application areas where we can use the term or use the concept of computer graphics. So the first term here written is computer aided design. जैसे कि हम इसके नाम से ही कोशिश कर रहे हैं पहचानने की, कंप्यूटर एडेड डिजाइन का मतलब है कंप्यूटर की हेल्प से किसी डिजाइन को बनाना। तो जो काम हम पहले मैनुअली करते थे, पेपर और पेन या पेंसिल को लेके, स्केल और रूलर्स को लेके करते थे, उन चीजों को अब हम कंप्यूटर में आपको कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिनकी हेल्प से हम उनको डायरेक्टली कंप्यूटर में डिजाइन करके और कम से कम टाइम में उनको बना के यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन की, जिसको हम शॉर्ट में कैड भी बोलते हैं। और एडेड एग्जैक्टली मीनिंग होता है हेल्प ले रहे हैं, यानी कि हम कंप्यूटर की हेल्प ले रहे हैं किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए। तो हम देखते हैं किन चीजों के डायग्राम्स या आर्किटेक्चर्स को बना सकते हैं। तो अगर हम बात करें, जितनी भी बिल्डिंग्स हम लोग आजकल बनाते हैं, उन बिल्डिंग्स के सबसे पहले मैप्स बनाए जाते हैं या स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, जिन स्ट्रक्चर्स को हम फिर फिजिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यूज्ड इन बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन। किसी भी बिल्डिंग या उसके स्ट्रक्चरल डिजाइन को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए हम कैड का यूज करते हैं। सेकेंड है टूल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, किसी टूल को हम बनाते हैं, एक छोटे से स्क्रू को बनाने के लिए भी हम डिजाइन कंप्यूटर डिजाइन का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल्स की। तो ऑटोमोबाइल्स भी हमारे पास आज के डेट में अगर आप बात करें तो डिफरेंट टाइप की कार्स के जो डिजाइन हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, उनको बनाने के लिए हम कैड का या कैड के टाइप के सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ठीक है, एयरक्राफ्ट की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एयरक्राफ्ट के जो डिजाइन हैं, अलग अलग तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं, तो उनको बनाने के लिए भी हम अपने कैड सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ठीक है, शिप्स की बात करते हैं, शिप्स यानी जो हमारे पानी में चलने वाले शिप्स हैं, उनकी बात कर रहे हैं। स्पेस क्राफ्ट की बात करते हैं, जो हमारे स्पेस में जाते हैं, किस तरह से उनको बनाया जाता है कि जो स्पेस में जाए तो प्रॉपर मूवमेंट के थ्रू या प्रॉपर स्ट्रक्चर उनका डिजाइन हो, जिसकी हेल्प से वो आसानी से स्पेस में मूव कर पाए। ठीक है, तो उनके स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए हेल्प लेते हैं, कैड सॉफ्टवेयर की लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं चिप्स की। जितने भी आपने देखा होगा मेमोरी चिप्स होते हैं या आपके जो प्रोसेसर्स होते हैं, उनके जो माइन्यूट डिजाइन होते हैं, उनको हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एडेड डिजाइन हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। ऑप्टिकल सिस्टम जितने भी हैं आप उनको बना सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें अगर टेलीफोन और कंप्यूटर के नेटवर्क, बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स होते हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं कंप्यूटर टेलीफोन नेटवर्क में, तो उनको भी हम इसकी हेल्प से आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो कैड के नाम से जाने जाते हैं मार्केट में, कौन कौन सी कंपनी से बनाए हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। जैसे हमारे पास पहला नाम है ऑटोकैड, इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं क्यूकैड, और भी हमारे पास एग्जांपल्स अवेलेबल है। जैसे हम बात करें एनएक्स नाम का एक सॉफ्टवेयर है, कैटिया नाम का सॉफ्टवेयर है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या है, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आज कल हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं अपने मेडिकल फील्ड में, मेडिकल एप्लीकेशंस में, यानी कि अगर हम देखें कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, उनकी हम 2D या 3D इमेजेस को बना के अपने पास रख लेते हैं। और उनसे फायदा क्या होता है, फायदा सिर्फ इतना होता है कि जब भी किसी डॉक्टर किसी ऑपरेशन को करने जा रहा होता है या किसी इंटरनल पार्ट की इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, तो वो 2D डायग्राम्स या 3D डायग्राम्स को व्यू करके इंटरनल पार्ट या इंटरनल ऑर्गन्स की वो पूरी इंफॉर्मेशन वहां से ले सकता है। और ये हम यहाँ पे लास्ट में लिख भी रहे हैं कि कलरफुल इमेजेस ऑफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी और अदर ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि जितने भी ह्यूमन बॉडी के क्रॉस सेक्शन ऑर्गन्स हैं या बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको हम 2D कलरफुल इमेजेस के थ्रू हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। फिर देन दीस 2D इमेजेस आर ट्रांसफॉर्म टू CG टूल्स, और ये CG टूल्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, जिनके बेसिस से जो सर्जन्स होते हैं या और भी जो डॉक्टर्स होते हैं, वो उनको यूटिलाइज करते हैं रिहर्सल पर्पज से, ऑपरेशन करने से पहले या ऑपरेशन करने के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट जो सबसे मेजर एरिया है आज के डेट में लोग यूज करते हैं,
हमारे पास आ जाता है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में आपने देखा होगा बहुत सारी एनिमेशन मूवीज बनती है, 3D मूवीज बनती हैं, 3D इफेक्ट मूवीज बनती हैं जिनको हम गॉगल लगा के देखते हैं। तो ये सारी जितनी भी तरह की मूवीज बनती हैं, इन सब में हम अपने कंप्यूटर ग्राफिक्स और एनिमेशन टूल्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, जितने म्यूजिक वीडियोस बनते हैं, अगर आप बात करें वीडियो गेम्स आप खेलते हैं, हर वीडियो गेम में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है, आपको लगता है कि आप रियल एनवायरनमेंट में वहां पे हो और उसमें आपका इंटरेक्शन लगता है कि आप खुद उसमें काम कर रहे हो, खुद उसमें उन चीजों को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंप्यूटर आर्ट। कंप्यूटर आर्ट का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज को पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दो एग्जांपल्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। इन्फोपिक्स, इन्फोपिक्स का मतलब ऐसे पिक्चर्स जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर आर्ट्स के फॉर्म में जानते हैं। और आगे डिटेल में बात करेंगे इनकी जब हमें इनकी जरूरत पड़ेगी या कहीं पे भी मैं इनका एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है फैशन आर्ट्स। आपने देखा होगा जो फैशन डिजाइनर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स डिजाइन करते हैं, फैशनेबल क्लॉथ्स डिजाइन करते हैं, ड्रेसेस डिजाइन करते हैं। तो वो ये चीजें मैनुअली अब नहीं बनाते हैं बैठ के, वो कंप्यूटर पे बैठते हैं, अपनी जो उनके इमेजिनेशन से उनको कन्वर्ट कर देते हैं ग्राफिक्स फॉर्म में और उनको हम बोल देते हैं यहाँ पे फैशन आर्ट्स। और भी बहुत सारी चीजें जिनको कंप्यूटर आर्ट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट रहता है कार्टोग्राफी। देखिए हम लोग एग्जाम्स में बहुत सारी चीजें इनमें से पहले से जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स में से मिलेंगे मेरे वीडियो में जिनको आप पहले से नहीं जानते हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कार्टोग्राफी की, तो कार्टोग्राफी एक ऐसा टर्म है जो रियल वर्ल्ड की चीजों को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ जियोमैप्स। जियोमैप्स का मतलब ज्योग्राफिकल मैप्स। आपने देखा होगा कि हम लोग आजकल गूगल मैप्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर बहुत सारे रास्ते जो हमारे कंट्री में अवेलेबल हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, हम सारे रास्तों को नहीं जानते, तो हम क्या करते हैं, उन ज्योग्राफिकल एरियाज को, उन वेज को, उन सर्कमस्टांसेस को वहां पे उन ग्राफिकल एनवायरनमेंट से समझ के उन चीजों को आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, वेदर मैप्स की बात करें तो वेदर मैप्स का यूटिलाइजेशन क्या है? आपने देखा होगा न्यूज में जब वेदर के बारे में कोई भी एंकर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, उस समय वो सबसे पहले काम क्या करता है, वो आपको एक इमेज दिखाता है जिसमें बादल चल रहे होते हैं, बारिश हो रही होती है, कुछ स्टेट्स के ऊपर बारिश हो रही होती है, कुछ स्टेट्स के ऊपर धूप यानी कि आपको सन दिखाई देता है। तो वो क्या बताना चाहते हैं उससे, कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से, कि कहाँ पे धूप निकलेगी, कहाँ पे बारिश होगी, कहाँ पे बादल होंगे, ये सारी चीजें आपको कार्टोग्राफिकल मैप से, कार्टोग्राफिक से आपको पता चल सकती है। ठीक है, इसके बाद आता है ओशियोनोग्राफिक चार्ट्स। ओशियोनोग्राफिक चार्ट्स का यूटिलाइजेशन लोग तब करते हैं जब हमें समुद्र में उठने लहरों के बारे में पता करना होता है, कहाँ पे बहुत ज्यादा लहर ऊंची उठ रही है, कहाँ पे कम लहर वाला एनवायरनमेंट है। तो ये चीजें हम ओशियोनोग्राफिक चार्ट से आसानी से पता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास होते हैं कंट्रोल मैप्स होते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी मैप्स होते हैं, इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास कहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, कहाँ पे पॉपुलेशन कम है। तो कार्टोग्राफिकल मैप्स में या कार्टोग्राफिकल इमेजेस में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉपुलेशन डेंसिटी मैप्स की, जिसका यूटिलाइजेशन बेसिकली किस एरिया में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, किस एरिया में पॉपुलेशन कम है, इन चीजों को हम कलरफुल इमेजेस और ग्राफ्स और डायग्राम्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने बहुत से टाइम पे देखा होगा कि जब भी इलेक्शन का टाइम होता है तो इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनमें अगर किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को शो करना होता है कि हमारा कितना एरिया हमारे पास है, ये कितने वोटिंग एरिया हमारे पास है, तो वो उनको उस पर्टिकुलर कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, हाईलाइट करते हैं, ब्लिंक करते हुए दिखाते हैं, है ना। तो जितने भी कार्टोग्राफिक चीजें हैं उनको हम ग्राफिकल पर्पज से किसी भी रियल वर्ड या रियल इमेजेस को जनरेट करके उनको कंप्यूटर की स्क्रीन पे शो करने के लिए वहां पे यूज करते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं सिमुलेशन एंड वर्चुअल रियलिटी की। तो सिमुलेशन एंड वर्चुअल रियलिटी का एग्जैक्टली सिमुलेशन का एग्जैक्टली मीनिंग अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक ऐसा एनवायरनमेंट जो रियल एनवायरनमेंट की तरह लगता है ना, या एक ऐसी चीज जिसको हम रियल चीज की तरह इस्तेमाल कर पाए। तो अगर हम बात करें कि जितने भी एयरक्राफ्ट हैं या ट्रेन्स हैं या कोई अदर ऑटोमोबाइल्स हैं जिनको हम चलाना सीखना चाहते हैं, है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, न्यू एम्प्लॉयज को जब हायर करती है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, और अगर वो मैकेनिकल ऑर्गेनाइजेशन है या कोई ऑटोमोबाइल एनवायरनमेंट है या ट्रेनिंग एनवायरनमेंट है जहाँ पे चीजों को चलाना सीखना है, तो वहां पे वो डायरेक्टली उन एम्प्लॉयज को उन चीजों पे नहीं बैठाते हैं
कि वो उनको चीजें सीधे चलाएं, है ना। तो वहां पे एक ऐसा एनवायरनमेंट उन्हें दिया जाता है जिसको पहले वो सिमुलेट करते हैं, यानी कि उसको वहां पे वर्चुअली चला के देखते हैं, और जब वो उसमें थोड़े बहुत ट्रेन हो जाते हैं, उनके टूल्स टेक्निक्स और जितने भी उनके पास जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन सारे ऑप्शंस को चलाना सीख लेते हैं, तो उसके बाद फिर वो उसको रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में बैठाने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेना चाहूंगा। मान लीजिए कि एक एयरक्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है, या जहां पे एयरक्राफ्ट को उड़ाना सिखाया जाता है, तो वहां पे सबसे पहले अगर हम किसी भी इनएक्सपीरियंस बंदे को डायरेक्टली किसी एयरक्राफ्ट पे या प्लेन पे डायरेक्टली उसको भेज दें चलाने के लिए, और एक बंदा उससे भेज दे कि भाई जाओ तुम इसके साथ में बैठे रहना और ये प्लेन आपको उड़ाना है, तो अगर हमने उसको प्रॉपर थ्योरेटिकल नॉलेज दी है और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए अगर उसको डायरेक्टली उस प्लेन में बैठा देते हैं, तो हो सकता है कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कोई हादसा हो जाए। हो सकता है कि उससे भाई बहुत अच्छा परफेक्ट बंदा है, वो अगर सब कुछ सीख भी गया है, 90% चांसेस है कि वो अच्छा चला, लेकिन 10% ऐसा हो सकता है कि वो प्लेन को क्रैश कर दे, है ना, एयरक्राफ्ट को क्रैश कर दे। तो उसमें होगा क्या, करोड़ों का नुकसान तो हो ही जाएगा, एयरक्राफ्ट आपके खराब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, साथ में जो 2 पर्सन जाएंगे वो भी बेचारे वहां पे मर जाएंगे, है ना। तो इन चीजों को बचाने के लिए क्या करते हैं, वर्चुअल रियलिटी एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जहां पे आपको लगता है सिमुलेशन कर देते हैं वहां पे कि हमें लगता है कि हम एक्चुअल चीज को चला रहे हैं, और जब हम उस चीज को परफेक्टली वहां पे चला लेते हैं, सीख जाते हैं उस एनवायरनमेंट को, तब हम किसी पर्सन के साथ जो पहले से ट्रेंड होता है उनके साथ उस एनवायरनमेंट में बैठते हैं और फिर उन चीजों को फिर से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया गया कहाँ पे सिमुलेशन को यूज कर सकते हैं। तो पहला है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल, केमिकल और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, जहाँ पे हम इनको यूटिलाइज करते हैं सिमुलेशन को विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड वीडियो एनिमेशन। कहीं पे हम उनको डायरेक्टली खुद करके देखते हैं, सिमुलेशन करते हैं, और कहीं पे हम एनिमेशन के वीडियोस को देखते हैं, यानी कि वीडियो एनिमेशन की बात करते हैं। और किस पर्पज से करते हैं, टू ट्रेन द वर्कर्स फॉर प्रोसेस ऑपरेशन। जिस ऑपरेशन को करना है हमें, उसके प्रोसेस को समझने के लिए हम उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 7th पॉइंट हम लोगों का है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इनको हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग टूल्स भी बोल देते हैं, जिनका यूटिलाइजेशन हम लोग आजकल देखें तो बुक पब्लिशिंग, जर्नल पब्लिशिंग, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग, इन जगह पे भी हम लोग ग्राफिक्स का ही मोस्टली यूटिलाइजेशन करते हैं। यानी कि हम जितनी भी चीजें हैं उनको पहले ग्राफिकल फॉर्म में पहले से कंप्यूटर में अरेंज कर लेते हैं, बना लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं, और उसके बाद फिर उनको हम डायरेक्टली उन एरियाज में जहां पे उनको प्रिंट करना है, हम कमांड के थ्रू या फिर अपने टूल्स, ग्राफिकल टूल्स की हेल्प से उनको वहां पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल्स है प्रोडक्शन ऑफ जर्नल्स, प्रिंटिंग, न्यूज लेटर्स, बुक पब्लिशिंग, और बहुत सारी जगह पे जहाँ पे उनको पब्लिशिंग के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो डीटीपी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेस्कटॉप पब्लिशिंग। 8th एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिए, अगर हम आज से कई साल पहले की बात करें, कई साल का मतलब मैं 20 से 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब हमारे पास कंप्यूटर्स बने थे और उनका यूटिलाइजेशन शुरू किया था, यूज करना उनको शुरू किया था, तो कोई भी चीज ग्राफिकल फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। यानी कि अगर हमें कोई भी काम करना होता तो हमें जस्ट लेटर्स को टाइप करके, कमांड्स को टाइप करके परफॉर्म करना पड़ता था। तो उस एनवायरनमेंट को बोलते थे टेक्स्ट एनवायरनमेंट या फिर टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, जिसमें हम टेक्स्ट टाइप करके चीजों को परफॉर्म करते थे। लेकिन हर चीज को टेक्स्ट से परफॉर्म करना या टेक्स्ट से कन्वर्ट करके ऑपरेशन परफॉर्म कराना एक बहुत ही टीडियस टास्क होता था। तो हमने क्या किया, अपने टास्क को आसान करने के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करना शुरू किया, जहां पे हमने क्या किया, हमने कुछ ऐसे कंट्रोल्स बना दिया। अब आपने देखा होगा विंडोज एनवायरनमेंट जो है, जिसको हम आजकल सबसे ज्यादा यूटिलाइज करते हैं अपने कंप्यूटर्स में, उसमें जितनी भी चीजें हम परफॉर्म करते हैं, तो हम या तो क्लिक करते हैं, या फिर हम मूव कराते हैं, या हम स्क्रॉल करते हैं, या फिर हम सबमिट करते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हैं जिनको देख के परफॉर्म करते हैं, माउस के क्लिक इवेंट से परफॉर्म करते हैं। तो जितनी भी चीजें आप यूटिलाइज करते हो, ग्राफिकल इमेजेस को आप यूटिलाइज करते हो ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, वो सारा आपका पार्ट हो जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, यूज ऑफ विजुअल कंट्रोल्स, यानी विजुअल कंट्रोल्स का यूज कर रहे हैं। ये विजुअल कंट्रोल आइटम्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल्स क्या है, हम लोग आइकन्स पे क्लिक करते हैं, बटन्स पे क्लिक करते हैं, स्क्रॉल बार्स पे क्लिक करते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे बनी है, ये हम लोगों ने सब ग्राफिकली डिजाइन की है, जिनको हम यूज करते हैं अपने ऑपरेशंस के, अपने कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, और ये सारी चीजें हमें कोई भी चीज आराम से सिखाने में हेल्प करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इजी टू लर्न समथिंग, दीज आर मेड फॉर इजी टू लर्न समथिंग।
इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट में हम जो पहले वेबसाइट्स को यूटिलाइज करते थे या देखते थे या यूज करते थे वो केवल स्टैटिक पेजेस हुआ करते थे, जिनमें हम केवल लिखे हुए टेक्स्ट को टाइप करते थे या पढ़ते थे, केवल उनको देख सकते थे। ठीक है, लेकिन आज की डेट में जो इंटरनेट को हम यूज करते हैं, जितनी वेबसाइट्स आपने देखा वो डायनेमिक पेजेस को कंटेन करते हैं, उसमें एड्स भी चलते हैं, वीडियोस भी चलते हैं, इमेजेस भी आपकी पॉपअप होके आती हैं। तो जितनी भी चीजें हैं आपके पास इंटरनली आप इंटरनेट पे जो यूज करते हो उसमें हम सबसे ज्यादा मोस्टली यूज आजकल क्या कर रहे हैं, ग्राफिक्स यूज करते हैं। आपने देखा होगा हम किसी विंडो को ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो नीचे आ जाती है, फिर पॉप करते हैं तो ऊपर चली जाती है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं जो आपको एनिमेशन दिख रहे हैं वो आपका सारा ग्राफिकल फॉर्म में, वो आपको ग्राफिक्स के थ्रू ही प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अच्छा, इंटरनेट को जो सबसे पहले बनाया गया था वो आर्मी ने अपने चीजों को, मैसेजेस को सेंड करने के लिए बनाया था, लेकिन अब हम इंटरनेट को हर पर्पज से यूज करते हैं, हर एप्लीकेशन एरिया में इसको यूज करते हैं और इसका यूज ग्राफिक्स को इंक्लूड करके और ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, लास्ट में बात करें 10th पॉइंट की, तो ये है आपका प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, जिसको मैंने पहले लेक्चर में भी आपके साथ डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि किसी भी प्रेजेंटेशन को जब आप बनाते हो, है ना, प्रेजेंटेशन मतलब कोई भी पीपीटी स्लाइड आप बनाते हो तो बहुत सारी चीजों को आप टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखते हो, लेकिन कुछ चीजों को आप ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। यानी कि हम किसी चीजों को बहुत जल्दी समझाना है तो अगर हम उसकी एक पिक्चर या इमेज जनरेट करते हैं, फ्लो जनरेट करते हैं या फ्लो चार्ट जनरेट करते हैं तो उसको हम बहुत आसानी से बहुत कम समय में सीख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जितने भी पाई चार्ट्स होते थे, बार चार्ट्स होते थे, जिगजैग लाइंस होती थी, डीएफडी डायग्राम्स होते थे, इन सारी चीजों को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो डेटा को कन्वर्ट करके एक पिक्टोरियल फॉर्म में, और इसी को हम यहाँ पे नाम देते हैं प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। तो बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे देखा बहुत सारे एप्लीकेशन एरियाज अपने ग्राफिकल एनवायरनमेंट के जो कंप्यूटर ग्राफिक्स की तो क्रिएट कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं आज के एनवायरनमेंट में। तो हम इन सारी चीजों को तो नहीं सीख सकते, लेकिन इनके बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ये जो मेरा वीडियो लेक्चर था जिसमें मैंने आपको एप्लीकेशन एरियाज के बारे में बताया, इसमें से 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, जिसको आप, अगर आपको ये मेन पॉइंट्स पता है तो इनको आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।